हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर नामक चैप्टर से लिए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारा प्रतिदिन एक वीडियो 10 क्वेश्चन का आएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मतलब इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, अब दिए क्या गए हैं ये सबसे पहले हम देख लें। देखिए, ये जो दिया गया है ये एक अल्कोहल दिया गया है, ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है। लेकिन डिफरेंस कितना है बस कि ये जो आपका है मिथाइल अल्कोहल ये आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, जो आपका इथाइल अल्कोहल है ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, और जो सी वाला दिया हुआ है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है, और ये दिया गया है आपका टर्सरी अल्कोहल। तो जब हम बात करते हैं काहे की एसिडिक कैरेक्टर की, तो एसिडिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सीधे ही एक टॉपिक आपका लगता है, कौन सा लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। देखिए, एसिडिक कैरेक्टर का कैसे पता लगेगा कि अगर आपका माइनस आई जो होता है, माइनस आई ये आपका इंक्रीज होगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर माइनस आई लगेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा तब हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। यानी कि क्या होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के एसिडिक करेक्टर के लिए? या तो उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ना चाहिए या उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बातें मैटर करती हैं। अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है तो बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है। अब हम पता कैसे करें कि किस में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, किस में निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है? देखिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे माइनस आई शो करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? माइनस आई शो करते हैं। और जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब आर और ए आर, क्या बोलते हैं इनको? एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स में देखें हम तो जो OH है वो तो सब में कॉमन है, सब में क्या दिया हुआ है? OH दिया हुआ है। चेन डिफरेंट है, तो इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बनाते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो पहला कंपाउंड था आपका वो क्या था? पहला वाला कंपाउंड जो दिया गया था ए, वो था आपका H सिंगल बॉन्ड C, H H और OH। दूसरा जो दिया गया था, दूसरा कौन सा दिया गया था? H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा जो दिया गया था वो दिया गया था CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी सेकेंडरी था ना, H और OH। और चौथा जो दिया गया था वो दिया गया था CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3 और OH। अब देखिए, यहां से इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट पहले वाले में कौन सा लग रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सब में कॉमन है। देखो, ये क्या है? ये सब में फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें चेन को देखना है। अब चेन जो है, ये जो पीछे का बचा हुआ हिस्सा है यही क्या कहलाएगा? सिस्टम, और ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो सिस्टम क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ भी क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ भी क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। और तीसरे में भी एक अल्काइल ग्रुप है। कहने का मतलब इसमें जो इफेक्ट लग रहा है वो लग रहा है
प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन किसमें ज्यादा है? जिसमें बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा। जितना छोटा एल्काइल ग्रुप उतना कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले में मिथाइल है, दूसरे में इथाइल है, तीसरे में आइसोप्रोपाइल है और चौथे में टर्सरी ब्यूटाइल है। यानी कि यहाँ 3 CH3 ग्रुप हैं, तो यहाँ तीसरे वाले में इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो देखो इनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या बनेगा? जो आपका पहला वाला है इस वाले में सबसे कम होगा, ठीक है, यानी कि CH3OH में क्या होगा? सबसे कम होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और प्राइमरी जो है ये आपका, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये टर्सरी था। प्राइमरी में उससे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे ज्यादा होगा, टर्सरी में उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमने बताया था कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और क्या होता है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करैक्टर। तो यहाँ एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका, और उसके बाद किसका? प्राइमरी का, उसके बाद किसका? सेकेंडरी का, और उसके बाद किसका? टर्सरी का। ये आपका बन जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा CH3OH, यानी कि CH3OH का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज मोस्ट रिएक्टिव विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। मतलब हम ZnCl2 की प्रेजेंस में जब HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ठीक है, कौन होता है ना। तो सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन होती है ये ROH, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं HCl से, ठीक है। ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और आगे बनता है आपका, देखिए यहां से ये निकल जाता है वाटर, और बनता है RCl, मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस H2O, ये बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में पूछ रहा है कि जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी रिएक्शन होगी, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए जितने भी टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो इसके लिए मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और उससे कम जो आ जाएगा वो आ जाएगा CH3OH, ठीक है। तो अब इसमें देख लें हम टर्सरी कौन सा है। देखिए ये वाला तो आपका प्राइमरी है, मतलब CH3OH है, इसमें तो सबसे कम होगी। ये भी आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आंसर ए, बिकॉज आंसर इज ए इज द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सा है? टर्सरी है, तो ए आंसर यहां से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 में एक नेम रिएक्शन दी गई है आपको, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, इनमें से एंड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की को हमने, मतलब एक नेम रिएक्शन है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको देख लीजिए। इसमें जो कंपाउंड बनने वाला है वो आपको एक नेम रिएक्शन के थ्रू पता लग जाएगा। कौन सी नेम रिएक्शन है? देखिए फिनोल NaOH से रिएक्शन कर रहा है, फिर CO2 से कर रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये है आपकी कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन। और इसमें बाद में जो भी कंपाउंड बना हुआ है वो आपको रिमर टाइमन रिएक्शन में मिलेगा। दोनों रिएक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? पहले फिनोल की NaOH से रिएक्शन की गई है, फिर CO2 से की गई है, फिर हाइड्रोलिसिस किया गया है, और फिर एसिटाइलेशन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले क्या किया गया है? सबसे पहले लिया गया है आपका फिनोल। क्या लिया गया है? फिनोल। तो बेंजीन के ऊपर फिनोल में क्या होता है? जो फिनोल होता है, फिनोल में बेंजीन के ऊपर क्या होता है? फिनोल में बेंजीन के ऊपर होता है OH।
ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या लगा दें, अगर हम OH को लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब इसकी क्या कराई गई है, NaOH से रिएक्शन कराई गई है, NaOH। जैसे ही NaOH से रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, ये वाला आपका H और ये वाला OH निकल जाएगा, क्या बनेगा, वाटर। और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ONA, ONA। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई गई है CO2 से 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से बेंजीन के ऊपर क्या पहुंच जाएगा, बेंजीन के ऊपर पहुंच जाएगा OCOONA, ये पहुंच गया। अब इसका होगा यहां से रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। जैसे ही यहां से रीअरेंजमेंट होगा तो जो ऑर्थो पोजीशन होती है, यानी कि ये वाली पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन से H ऊपर जाएगा, किसके पास, O के पास। O के पास क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। O के पास चला गया H तो OH बन गया और COONA यहां आ गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कराया गया था, अब इसका कराया गया था हाइड्रोलिसिस, तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि H2O और H पॉजिटिव के साथ। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका ऊपर का OH तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा जैसा है, क्या रहेगा यहाँ पर, OH तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, COONA आ जाए, Na की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, ठीक है। यही हाइड्रोलिसिस कहीं कहीं पर डाइल्यूट HCl से कराया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो क्या बन गया है यहाँ से, COOH। इसे बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। इसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से इसका कराया गया है एसिटाइलेशन, यानी कि रिएक्शन कराई गई है CH3CO पूरे का होल ट्वाइस O से। जैसे ही इससे इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका जो ऊपर का H है, ये वाला H, और इसमें से CH3COO निकल जाएगा, CH3COOH, ठीक है। और आगे जो कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, बेंजीन पर यहाँ तो COOH वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा, OCOCH3, OCOCH3। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और इसी का दूसरा नाम होता है एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन। ये जो रिएक्शन थी आपकी, ये सैलिसिलिक एसिड तक तो आपकी कोल्बे रिएक्शन लगी है, बस इसका बाद में एसिटाइलेशन कर दिया गया है, जिससे आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है एस्प्रिन। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, एस्प्रिन, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ था। एस्प्रिन कौन से नंबर पर है, डी पर है, तो डी यहां से सही आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 10 क्वेश्चन के साथ भी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सोल रिएक्ट्स विद HI एट 373 केल्विन टू गिव एनीसोल। एनीसोल की रिएक्शन कराई जा रही है, और किससे कराई जा रही है, ये कराई जा रही है आपकी HI से। पहली बात तो एनीसोल क्या होता है, देखिए जो बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर अगर हम OCH3 लगा दें, ये आपकी बेंजीन है, और इस पर क्या लगा दें, OCH3, तो इसी को बोला जाता है एनीसोल। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HI से, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से क्या बनेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये 373 केल्विन पर हो रही है, 373 बोल रखा है, 373 केल्विन पर। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट, क्यों ये रिएक्शन पूछी जा रही है, इसलिए पूछी जा रही है कि यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कि यहाँ पर OH आ जाए और प्लस CH3I आ जाए। ये बनेगा कि बेंजीन के ऊपर आई जाएगा, बेंजीन के ऊपर आई जाएगा प्लस CH3OH बनेगा। मतलब प्रोडक्ट बनने की तो संभावना ये दोनों है, अब इसमें से कौन सा बनेगा ये आपको बताना है।
ठीक है, कि इसमें से बनेगा कौन सा ये आपको बताना है। देखो सी और डी तो बिल्कुल सही है ही नहीं, सी और डी तो बन ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई सा बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, जो आपका ये एनिसोल है, एनिसोल में जो ये ओ होता है, ओ के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है। और ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर बेंजीन को दे दिए जाते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। यानी कि ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ये रेजोनेंस में यूज हो जाते हैं, जिससे क्या करता है, जो बेंजीन होता है, बेंजीन इस ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाता है। तो जो क्लीवेज होती है वो ओ के बाद होती है, यानी कि ये कंपाउंड यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से टूटेगा तो ओ पर चार्ज आएगा निगेटिव, और जैसे ही ओ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो ये H किसके पास जाएगा, O के, और ये I किसके पास जाएगा, CH3 के। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से, बेंजीन के ऊपर OH मतलब C6H5OH और CH3I बनेंगे। सही ऑप्शन जो जाएगा यहाँ से वो बी जाएगा। मेन रीजन क्या रहा यहाँ, मेन रीजन रहा कि जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 एंड aqueous NaOH at 345 केल्विन द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग द रिंग इज, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है इसमें से कौन सी अटैकिंग स्पीसीज होगी ये बतानी है। ये भी एक नेम रिएक्शन है। देखो किसकी रिएक्शन कराई गई है इसमें भी, इसमें फिनोल की रिएक्शन कराई गई है। ये रहा आपका फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन कराई किससे गई है, फिनोल की रिएक्शन कराई गई है आपका क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 प्लस 2NaOH। इससे रिएक्शन जब कराई जाती है तो आपका बनता है यहाँ सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट बता रहे हैं, इंटरमीडिएट कोई नहीं बताया आपको। यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO ये बनता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिलएल्डिहाइड है। अब ये कह रहा है कि इसमें, इस रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी। पहली बात तो इस रिएक्शन का नाम आपको पता हो कि रिएक्शन कौन सी है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन है आपकी रीमर टाइमन रिएक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ये रिएक्शन, नेम रिएक्शन, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ लें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी। अटैकिंग स्पीसीज का पता कैसे लगेगा, देखो सबसे पहले क्या है, फिनोल का कोई रोल नहीं होता अटैकिंग स्पीसीज निकालने के लिए। इन दोनों की रिएक्शन करा के देखते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 की, किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। अब देखिए यहां बनेगा क्या क्या, यहां क्या क्या बनने वाला है, एक तो C और Cl और Na, क्या बन जाएगा, NaCl, एक Na और एक Cl, क्या बन गया, NaCl, और यहां से OH और यहां से H, क्या बन गया है, H2O, ठीक है। अब बचा क्या होगा, यहां से ये अकेला C बचा होगा और दो बच गए होंगे यहाँ से Cl, तो बन गया होगा CCl2। अब CCl2 है तो कार्बन के पास रह गए होंगे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन के पास क्या रह गए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कि ये इसकी क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरो कार्बन फ्री रेडिकल जो बना है इसमें, यही क्या होगी, या डाइक्लोरो कार्बीन इसको बोलते हैं। तो यही इसकी अटैकिंग स्पीसीज है, यानी कि यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा जा रहा है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस Cl2 गिव्स, यानी कि डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन। अब डाई इथाइल ईथर क्या होता है, डाई इथाइल ईथर देख लीजिए, CH3 CH2 O CH2 CH3,
इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एक्सेस Cl2 से करा रहे हैं, मतलब 10Cl2 से करा रहे हैं। ठीक है, 10Cl2 से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। इसमें क्या होता है, जो डाइइथाइल ईथर होता है उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, किससे? क्लोरीन से। तो यहां बनेगा आपका CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3 प्लस 10HCl 10HCl। ये जो कंपाउंड बनेगा बस इसी का नाम पता करना है आपको, इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो क्या है? पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, यानी कि ऑप्शन जाएगा यहां से ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कराया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें? द रिएक्शन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH, आगे बेंजीन जुड़ी हुई है और फिर इसमें क्या है? OH है, विद HBr, यानी कि इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr से कराते हैं तो क्या बनेगा? देखिए यहां जो रूल अप्लाई होगा वो रूल अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल भी चैनल पर पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब HBr की रिएक्शन कराते हैं तो HBr में से H पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और Br पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज वहां पर जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, एल्कीन में। अब देखो यहां दो कार्बन है लेकिन दोनों पर क्या है? हाइड्रोजन सेम है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस पर Br जाएगा। तो देखो Br फिर उस पर जाता है, अगर नंबर सेम होती है हाइड्रोजन की तो Br वहां पे जाएगा जहां जिस पर बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो देखो इस वाले कार्बन पर तो जुड़ा हुआ है CH3 और इस पर क्या जुड़ा हुआ है? इस पे एक पूरी बेंजीन जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या है? यानी कि पूरा फिनोल का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो यही बल्कि ग्रुप है। तो Br कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर जाएगा और जो आपका H बचा हुआ है वो इस कार्बन पर जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा एग्जाम्पल यहाँ से सही है। अब देख लीजिए, देखिए इसमें तो यहाँ Br आ गया, ये तो गलत है। इसमें भी यहाँ Br आ गया, ये गलत है क्योंकि वहां तो OH ही रहना है। इसमें देखो इस पर चला गया, ये भी गलत है। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है ऐसे उसका निगेटिव पार्ट ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन सेम है तो उस डबल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एसिडिक करेक्टर का है। ठीक है, अब एसिडिक करेक्टर इस बार किसका है? फिनोल का है। देखो यहाँ भी ये सब चीजें कॉमन है, फिनोल है, फिनोल है, फिनोल है, फिनोल है, तो इनसे तो पता नहीं लगेगा। तो अब आपको बताया था कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिटी पूछी गई है इसमें। और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर कम होता है। कुछ ऐसे ग्रुप आपको याद करना पड़ेंगे, जितने भी ग्रुप होते हैं, देखिए जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट तो पड़ता है निगेटिव, लेकिन सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबका इंडक्टिव इफेक्ट एक जैसा नहीं होता। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग होता है। तो ऐसे ही हम उसका बता नहीं सकते। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं आर या ए आर, ये क्या करते हैं? ये एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब जैसे Cl है, NO2 है, COOH है, ये एसिडिक करेक्टर को क्या करते हैं? इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब देखो ये क्या है? आपका फिनोल और यहाँ पर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो फिनोल का एसिडिक करेक्टर इस वाले से सेकंड वाले से ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से ज्यादा होगा। या ये बोल सकते हैं जो सेकंड है सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। अब क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस पर आ गया है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप क्या करता है? एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करने का काम करता है। तो देखो फिनोल तो सभी हैं, लेकिन इसमें CH3 अटैच हो गया है तो ये क्या होगा? एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये पहुंच जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि NO2 क्या करते हैं? NO2 बढ़ाते हैं। तो सबसे कम इसमें किसका हो गया? सेकंड वाले का हो गया, यानी कि यहां से ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही नहीं होगा।
ठीक है। और जब NO2 बढ़ाता ही है तो बात आती है कि मेटा पोजीशन पर NO2 बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है या पैरा पोजीशन पर। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? पैरा पोजीशन वाले का होता है, यानी कि इसका क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया। इससे कम किसका हो गया? इसका हो गया। और इसका तो सबसे कम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा बन रहा है? देखिए, फर्स्ट वाले का सबसे, लास्ट वाले का सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का। ये ऑप्शन बिल्कुल यहां से सही बनेगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, एसिडिक करैक्टर बढ़ाते कौन कौन है ना। अभी बताया आपको, NO2 बढ़ा देता है, ठीक है, COOH बढ़ा देता है, OH भी बढ़ाता है, जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कम करते हैं। इसके ऊपर रेजोनेंस की और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, दोनों की वीडियो आ चुकी हैं। लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि एसिडिक बेसिक करैक्टर निकालते कैसे हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल पर एक वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज। क्या है? मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। दो तीन चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। पहली बात तो कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +5 होती है। पहली बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। नाइट्रोजन की कोवलेंसी जो होती है, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब देखो, पहली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं? 2, 3 और एक 4। तो ये तो सही है। 2, 3 और एक 4, ये भी सही है। 2, 3 और एक 4, ये भी सही है। लेकिन सही कौन सी स्ट्रक्चर नहीं है इसमें? ये वाली। देखो यहाँ कितनी बना रखी है? 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 6 कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बना ही नहीं सकता है। तो ये क्या है? ये गलत है, बिल्कुल यही गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछी गई थी कि कौन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्या पूछा जा रहा है? एन ईथर इज मोस्ट वोलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग द सेम मोलिकुलर मास, दिस इज ड्यू टू। जो ईथर होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है किससे? अल्कोहल से। इसका मेन कारण क्या है? जबकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ईथर और अल्कोहल जो होते हैं वो आइसोमर होते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से ईथर तो वोलेटाइल होता है अल्कोहल से ज्यादा? पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है डाइपोलर करैक्टर ऑफ ईथर्स, तीसरा है अल्कोहल्स हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर। देखो, ईथर में तो जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, है ना। इसके बाद कौन सा? अल्कोहल्स हैविंग रेजोनेंस। जब अल्कोहल की बात ही नहीं की गई, कैसे? फिनोल्स में तो रेजोनेंस होता है, अल्कोहल्स में भी होता है, लेकिन उसके लिए तो कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो ये भी यहाँ से क्लियर नहीं है। डाइपोलर करैक्टर भी, ये भी क्लियर नहीं है। तो क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ये कम वोलेटाइल होते हैं और आपका जो ईथर होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।